अगर दंगों के आरोपी भड़काने के हैं तो कपिल मिश्रा जो पुलिस की मौजूदगी में धमकी दिया उसका एफआईआर में नाम तक नहीं है। जो रागिनी तिवारी एक महिला जो प्रेग्नेंट है जिसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नजर नहीं, सिर्फ कहने की उकसा दिया। क्या गोली मारो सालों को जिसने कहा उसने नहीं उकसाया था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि दिल्ली पुलिस क्या कठपुतली बनी हुई, ये देश जानना चाहता है। क्या जिसने कहा भारत के चुनाव को यानी कि दिल्ली के चुनाव को, भारत की राजधानी के चुनाव को हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहा, क्या उस पर उसको दंगे का आरोपी नहीं माना जाना चाहिए? क्या उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, रागिनी तिवारी हो या फिर कपिल मिश्रा हो जिसने पुलिस की मौजूदगी में धमकी दी? कौन लोग थे जिन्होंने 6 से ज्यादा मस्जिदों को बर्बाद करके रख दिया? पूरे देश ने देखा कि दिल्ली के फसादात के जरिए, दिल्ली के दंगों के जरिए शांतिपूर्ण सीए प्रदर्शन को बदनाम करके खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। पूरे देश भर में सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर सभी धर्म और जाति के लोग अपनी हिस्सेदारी दे रहे थे। किसी को यह एहसास नहीं था कि यह धर्म और जाति की लड़ाई है, यह लड़ाई थी इस पुस्तक की रक्षा की लड़ाई थी, संविधान की रक्षा की लड़ाई। पूरा भारत एकजुट होकर के लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम भारत आने का लगता है तो कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी जैसे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं कि पूरे देश का मीडिया तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम को दिखाने में बिजी होगा, उसकी आड़ में प्रो सीए प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके, पत्थरबाजी करके, धमकी दे करके, उत्तेजित बातें करके, लोगों को बाहर से गुंडों को बुला करके सीए प्रोटेस्टर पर हमला करके देश की दिल्ली पर कलंक लगाने का प्रयास किया गया। 2020 के दंगे देश की राजधानी पर उसी प्रकार से कलंक है जैसा कलंक 1984 में दिल्ली पर लगाया गया था, जहां मासूम मेरे देश के निवासी मेरे भाई सिख भाइयों का कत्लेआम किया गया था। उसी की पुनरावृत्ति 2020 में 36 साल बाद उसकी पुनरावृत्ति दिल्ली दंगों के रूप में की गई, जिसमें रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का षड्यंत्र रचा और बाहर से गुंडे बुलाए गए। बाहर से और तो छोड़िए दिल्ली पुलिस का रवैया कि वो नौजवान सड़कों पर पड़े थे, जिंदगी और मौत की लड़ रहे थे और ये वंदे मातरम और जनगण मनगण गवा रहे थे। ये कौन सी मानसिकता है कि जब कोई परेशानी में होगा तो उसका आप लिटमस टेस्ट करेंगे कि आप पैट्रियट हो, देशभक्त हो या नहीं हो? कोई भी भारत के नागरिकों की देशभक्ति का प्रमाण देने की दुकान नहीं चला सकता। लेकिन आप उसके उलट अभी कुछ दिन पहले दिल्ली दंगों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की। इसमें बहुत सारे सवाल या निशान हैं कि जब एक मामला हाईकोर्ट गया दिल्ली दंगों से संबंधित तो खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि एक तरफा जांच की जा रही है। अगर मीरान हैदर जामिया में प्रोटेस्ट करने की वजह से या किसी दूसरे इलाके में प्रोटेस्ट करने की वजह से सफूरा जरगर या फिर आसिफ इकबाल तनहा, ये लोग अगर दंगों के आरोपी भड़काने के हैं तो कपिल मिश्रा जो पुलिस की मौजूदगी में धमकी दिया उसका एफआईआर में नाम तक नहीं है। जो रागिनी तिवारी एक महिला जो प्रेग्नेंट है जिसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नजर नहीं, सिर्फ कहने की उकसा दिया। क्या गोली मारो सालों को जिसने कहा उसने नहीं उकसाया था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि दिल्ली पुलिस क्या कठपुतली बनी हुई, ये देश जानना चाहता है। क्या जिसने कहा भारत के चुनाव को यानी कि दिल्ली के चुनाव को, भारत की राजधानी के चुनाव को हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहा, क्या उस पर उसको दंगे का आरोपी नहीं माना जाना चाहिए? क्या उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, रागिनी तिवारी हो या फिर कपिल मिश्रा हो जिसने पुलिस की मौजूदगी में धमकी दी? कौन लोग थे जिन्होंने 6 से ज्यादा मस्जिदों को बर्बाद करके रख दिया, भजनपुरा की मजार शरीफ को जलाकर रख दिया, मासूमों के घरों को उजाड़ कर रख दिया? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? ये एक तरफा कार्रवाई, वन साइडेड किया गया, ये बात कोई और नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कही। तो जो इस बात को साबित करता है, आज मुझे एक गैंग दिख रहा सोशल मीडिया पे, हथनी गैंग। अगर एक प्रेग्नेंट एलिफेंट पर
हथनी पर किसी ने अत्याचार किया तो पूरा बॉलीवुड, टॉलीवुड, गॉडीवुड और भक्तवुड सब पूरा गैंग इकट्ठा होकर के आ गया कि नहीं, एलिफेंट के साथ अन्याय हो गया, हथनी के साथ अन्याय होगा, अत्याचार हो गया। लेकिन अफसोस, जब इस कोरोना काल में पूरा देश कोरोना राष्ट्र आपदा से लड़ रहा है, ऐसे समय में जामिया के स्टूडेंट्स को जेल की सलाखों में डालना और एक प्रेग्नेंट हाथी की फिक्र है, एक प्रेग्नेंट महिला की फिक्र नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में नफरत का गोबर पड़ चुका है, जो देश की मानसिकता बदलना चाहते हैं, देश की विचारधारा बदलना चाहते हैं। लेकिन आज ये हमें बोलना पड़ेगा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो दिल अगर आपका उस हथनी के लिए धड़कता है, धड़कना चाहिए। अत्याचार कोई भी करे, किसी पे भी करे, बर्दाश्त नहीं। लेकिन जानवर से पहले इंसानों की फिक्र करो। कितने रेप होते हैं, उस पर कहां चले गया था ये गैंग? कितने मजदूर मरे गए थे, कहां चले गए थे वो गैंग? एक हथनी की फिक्र करने वाला गैंग। सफूरा जरगर, अगर प्रेग्नेंट की बात है तो प्रेग्नेंट महिला की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्रेग्नेंट हथनी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहां चला गया था वो गैंग? और मेरे देश का संविधान, ये किताब जो है ना मेरे हाथ में, ये राइट टू लाइफ जानवरों को नहीं देती है। मैं बता दूं आपको, हम उस अत्याचार के समर्थन कोई नहीं कर सकता और उन लोगों को सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। लेकिन मैं भारत के संविधान के अनुरूप एक बात बता दूं, राइट टू लाइफ भारत का संविधान जीने का अधिकार जानवरों को नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को देता है। जिनको राइट टू लाइफ है उन मजदूरों को मरने को छोड़ दिया, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे, वो दलित थे, वो आदिवासी थे, वो अति पिछड़े थे। प्रजापति, पाल, कश्यप, मौर्य, मल्ला, जाटव, गुज्जर, जाट, यादव, सैनी, पाल, प्रजापति, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान लोग थे, इसलिए उन मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर वो बनिए होते, वैश्य समाज के लोग होते, तो मोदी जी का दिल धड़कता, गृहमंत्री जी का दिल शायद धड़कता, मोदी जी का दिल शायद धड़कता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो उनकी जाति का मसला हो जाता। मैं तो कहूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने वैश्य धर्म का पालन नहीं किया। वैश्य धर्म जो है उसका अपमान करने का कार्य किया है। और आपको सोचना चाहिए, और ये बात नोट कर ले बिल्कुल स्पष्टता के साथ, पीस पार्टी पूरे तरीके से तमाम मासूमों के साथ खड़ी है। अगर वन साइडेड गेम चला करके किसी ताहिर हुसैन या किसी और को एक्यूज बना करके मुद्दई जो दंगों के आरोपी हैं, दोनों साइड के गुंडों को नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर हम लोग कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। पीस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, हमारी टीम ने दौरा किया था दिल्ली का उस वक्त, और दौरा कर जो वहां के लोग थे उनसे पता करके पाया था कि इस दिल्ली दंगे को कराने के लिए पूरा प्री प्लान षड्यंत्र था कि मीडिया तो ट्रंप में बिजी होगा, उसकी आड़ में सीए प्रोटेस्ट को बर्बाद कर दिया जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और बदनाम किया जाए, जिसके लिए बाहर से गुंडे बुलाए गए। कपिल मिश्रा जैसे लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, रागिनी तिवारी जैसे लोग, और पत्थर ट्रॉली में भरकर मंगाए गए और वो फेंके गए, नारे लगाए गए, राम के नाम पर गुंडागर्दी करने का षड्यंत्र रचा गया, श्री राम के नाम पर मर्यादा पुरुष को अपमानित करने का कार्य किया गया। दूसरी चीज जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पाया कि दिल्ली पुलिस का रवैया साफ नहीं है, मुलव्विस हो सकते कई जगहों पर, बीजेपी के लोग मुलव्विस हो सकते, और वही हाई कोर्ट ने बात कही कि दिल्ली पुलिस का रवैया साफ नहीं है। मैं तो बड़े गुजारिश करूंगा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब, जितनी जल्दबाजी, जितनी दिलेरी, जाबाजी आपने उन जामिया के छात्रों को पकड़ने के लिए दिखाई है, जिस तरीके से सफूरा जरगर या मीरान हैदर पर यूएपीए लगाया गया है, उसी तरीके से रागिनी तिवारी पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया? उसी तरीके से गोली चलाने वाले उन आतंकवादियों को जो सामने पुलिस के सामने ठहर करके गोलियां चला रहे थे, कहां चली गई आपकी हिम्मत? ऐसा लग रहा था कि बाहरों फूल बरसाओ दूल्हे राजा आए हैं, जब जामिया के स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई गई थी। उन आतंकवादियों पर नहीं लगाए ना आप यूएपीए? क्या यूएपीए एक हथियार है दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमानों पे इस्तेमाल करने का? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मिश्रा जी पर नहीं लगेगा? क्या तिवारी जी पर नहीं लगेगा?
क्या फासिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले लोगों पर नहीं लागू होगा अगर वो गलत करेंगे? क्योंकि हिंदुत्व 20वीं सदी में जन्म लिया हुआ वो जिन है जिसको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं, और जिन्होंने हिंदुत्व की रचना की वो कहते थे कि तिरंगा कभी राष्ट्रध्वज नहीं हो सकता। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली दंगे के न्याय के लिए हम हर संवैधानिक संघर्ष करेंगे। और जो कहते हैं कि लोग शाहीन बाग दोबारा बना रहे हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, हम तो कोरोना काल में पूरे तरीके से हमारा कॉपरेशन रहा और रहेगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बाद ये विचारधारा जीवित रहेगी जब तक सीए कानून वापस नहीं लिया जाता या उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाता, जब तक संवैधानिक संघर्ष जारी रहेगा। और हमें गर्व है कि पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने 3 दिसंबर को जो प्रेस वार्ता करके जिस आंदोलन की नींव रखी थी वो पूरे देश का आंदोलन बना, और सबके हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तमाम लोग भागीदार बने। और ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि भारत के संविधान की रक्षा की लड़ाई है, ये धर्म और जाति की लड़ाई नहीं। और ये षड्यंत्र दलित, मजदूर, किसान, बुनकर के मुद्दे को छिपाने के लिए, पिछड़ों के मुद्दे छिपाने के लिए, मुसलमानों की घर वापसी का एजेंडा बनाने के लिए ये सीए लाया गया था। लेकिन ये एक्सपोज होगा, देश के मजदूर के मुद्दे जीतेंगे, किसान के मुद्दे जीतेंगे, बुनकर के मुद्दे जीतेंगे। और जो ये कुछ लोग बंकरों में छिपने वाले, कुछ एंकरों के पीछे छिपने वाले, सबका राजनीतिक रूप से खात्मा होगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत।